हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम यूनिट 4 ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स देखेंगे। सबसे पहले बिग डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है वो समझेंगे और उसके बाद प्रोसेसिंग। तो डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। डेटा इंटीग्रेशन में ये होता है कि हम वेरियस सोर्सेज से क्या डेटा को कलेक्ट करते हैं। आप जिस तरीके से इस इमेज में देख सकते हैं कि हमने कुछ डेटा वेब के थ्रू, कुछ सोशल मीडिया स्ट्रीम्स के थ्रू, कुछ मोबाइल से डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन वेबसाइट से, कुछ लोकेशन के थ्रू, कुछ एसएमएस के थ्रू, कुछ सर्च इंजन के थ्रू, कुछ फोटोज के थ्रू। फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज वी हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा इंटीग्रेशन। So the definition is big data integration involves combining data from various sources such as databases, files, streams and IoT devices into a unified view for analysis and decision making. तो इसमें क्या हम वेरियस सोर्सेज से, जैसे डेटाबेसेस हो गए, फाइल्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, IoT डिवाइसेस हो गए, इसको हम क्या है यूनिफाइड व्यू में क्या है देखते हैं। सबको हम एक जगह पे जमा करते हैं और उसके बाद फिर उसको हम देखते हैं फॉर एनालिसिस। तो हम यूज करते हैं उस चीज को एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए। इट इंक्लूड्स प्रोसेस सच एज डेटा इंजेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लींजिंग एंड लोडिंग इनटू स्टोरेज सिस्टम। इसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? डेटा इंजेक्शन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्लींजिंग आता है, लोडिंग इनटू स्टोरेज सिस्टम आता है। तो इसमें सबसे पहले डेटा इंजेस्ट होता है, फिर ट्रांसफॉर्म होता है, फिर क्लीनिंग होती है, फिर लोडिंग होती है स्टोरेज सिस्टम में। सबसे पहले ETL को देख लेते हैं। ETL जो हमारा है वो है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। ETL प्रोसेसेस एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम सोर्स सिस्टम। ये क्या है? सोर्स सिस्टम से डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है कॉमन फॉर्मेट और स्ट्रक्चर में, और लोड करता है इसको टारगेट सिस्टम में, सच एज डेटा वेयर हाउस हो गया या डेटा लेक हो गया। ETL टूल्स ऑटोमेट दिस प्रोसेस, इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज एंड ऑर्केस्ट्रेट डेटा फ्लोज एफिशिएंटली। ETL क्या काम करता है? ऑटोमेट कर देता है इन सब प्रोसेसेस को, इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इसको अच्छे से मैनेज कर सके और डेटा फ्लो जो है वो एफिशिएंटली फ्लो। ETL का आपको पहले इमेज दिखाया जा चुका है। ETL है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो ETL है ये आपका ETL का इमेज है। कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V यहाँ कर दिया जाए। ये ETL आ गया हमारा। इसमें क्या है? डेटा सोर्सेस से हमने डेटा लिया, एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद एक ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको एक स्ट्रक्चर या फॉर्मेट में, तो रीनेम, कॉल, जॉइन, इनरिच, एंड देन वी हैव लोडेड इनटू डेटा वेयरहाउस, डेटा लेक्स, और हमने क्या है इसे लोड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है ये देख लेते हैं। आगे है डेटा पाइपलाइंस। डेटा पाइपलाइंस क्या वर्कफ्लोज होते हैं जो ऑटोमेट करते हैं मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन सिस्टम। ये ऑटोमेट करते हैं कि मूवमेंट किस तरीके से होगा, प्रोसेसिंग किस तरीके का होगा डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन में किस तरीके से डेटा मूव करेगा, ये सब चीजें किस में आती है? ये डेटा पाइपलाइन में आती है। तो डेटा पाइपलाइन क्या करता है? डेटा पाइपलाइन बताता है कि किस तरीके से डेटा आएगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक, किस तरीके से जाएगा, मूवमेंट क्या होगी, प्रोसेसिंग क्या होगी, सब क्या है डेटा पाइपलाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट, they consist of interconnected stages or steps of data ingestion, transformation, enrichment, loading, orchestrated using workflow management tools or framework. इसमें क्या होता है? इंटरकनेक्टेड स्टेजेस होते हैं या स्टेप्स होते हैं जिसमें डेटा इंजेक्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इनरिचमेंट किया जाता है। इनरिचमेंट इज लाइक एडिंग सम एक्स्ट्रा वैल्यू दैट कैन हेल्प इन आवर डिसीजन मेकिंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं जिससे कि डेटा हमारा इनसाइट जो निकले एट द एंड ऑफ द डे वो क्या ज्यादा बेहतर हो। लोडिंग उसका हम देखते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड, और उसको मैनेज किया जाता है यूजिंग वर्कफ्लो मैनेजमेंट टूल्स और फ्रेमवर्क्स। ठीक है, next we have is batch processing. Batch processing involves processing large volumes of data in batches or groups. तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को या तो हम बैचेस में या ग्रुप्स में प्रोसेस करते हैं। टिपिकली स्टोर्ड इन फाइल्स और डेटा सेट्स यूजिंग बैच ओरिएंटेड प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स लाइक अपाचे हडूप और अपाचे स्पार्क। इट इज सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग हिस्टोरिकल डेटा और ऑफलाइन एनालिटिक्स विद पीरियोडिक बैच जॉब्स। तो बैच जॉब एक होता है और एक रियल टाइम होता है। तो बैच जॉब में हम क्या करते हैं? बैच प्रोसेसिंग जो होता है
इसमें हम डेटा को क्या एक टाइम फ्रेम रख देते हैं, उसके बाद हम इसको प्रोसेस करते हैं। तो इसमें जैसे बोल भी रहा हूँ, ऑफलाइन एनालिटिक्स और पीरियोडिक बैच जॉब्स के लिए ये ज्यादातर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वीकली डेटा चाहिए या डेली डेटा चाहिए, मैं क्या उसे हर मिनट प्रोसेस ना करके उसमें क्या मेरा रिसोर्सेज भी ज्यादा यूज होगा, मेरा स्पेस भी ज्यादा यूज होगा, एनर्जी भी ज्यादा यूज होगी। तो उन सबको बचाने के लिए हम क्या पहले उसे कलेक्ट कर लेते हैं एक जगह वीकली, एक वीक का जब डेटा हो जाता है तब उसे हम प्रोसेस करते हैं, दैट इज नोन एज बैच प्रोसेसिंग। तो यही लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग हिस्टोरिकल डेटा के लिए ज्यादा सुटेबल होता है बैच प्रोसेसिंग, और ऑफलाइन एनालिटिक्स के लिए जिसमें पीरियोडिक डेटा बैच जॉब्स जो है वो होते हैं। चलिए रियल टाइम प्रोसेसिंग पे आते हैं। Real time processing is just opposite of batch processing. In batch processing, we do analytics for the offline data or historic data, but in real time processing, we process the data at the same time in the real time. That's why the name suggests it is a real time processing. Real time processing involves analyzing and processing data in near real time or with minimal latency. इसमें latency क्या बहुत कम होती है, near real time यानी almost ये क्या parallelly प्रोसेस हो रहा होता है। इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू मेक टाइमली डिसीजन एंड रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स एज दे अकर। और इससे होता क्या है कि वो टाइमली डिसीजन बना पाते हैं और रिस्पॉन्ड कर पाते हैं जो भी हैपनिंग हो रही है टाइम टू टाइम, बहुत ही कम लेटेंसी के साथ उस पर क्या रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या वो अपने डिसीजन को बना पाते हैं। रियल टाइम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क सच एज अपाचे काफका, अपाचे फ्लिंक सपोर्ट स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड इवेंट ड्रिवन स्ट्रक्चर्स। अपाचे काफका, अपाचे फ्लिंक क्या एग्जांपल है रियल टाइम प्रोसेसिंग के जो सपोर्ट करते हैं स्ट्रीम प्रोसेसिंग को, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर्स को। तो अपाचे स्पार्क और अपाचे हडूप हमारा बैच प्रोसेसिंग है, रियल टाइम प्रोसेसिंग अपाचे काफका और अपाचे फ्लिंक हो गया। नेक्स्ट है इन मेमोरी प्रोसेसिंग। इन मेमोरी प्रोसेसिंग स्टोर्स एंड प्रोसेस डेटा इंटायरली इन मेमोरी। इसमें क्या होता है, जो इन मेमोरी प्रोसेसिंग में स्टोरिंग और प्रोसेसिंग होता है वो मेमोरी के अंदर ही होता है। इससे क्या है डिस्क इनपुट आउटपुट बोटलनेक क्या रिड्यूस हो जाता है। ये पूरी तरीके से खत्म कर देता है डिस्क का इनपुट आउटपुट बोटलनेक, इनपुट कहाँ से आएगा आउटपुट कहाँ जाएगा ये सब कुछ नहीं होता। रिड्यूसिंग प्रोसेसिंग लेटेंसी, और प्रोसेसिंग लेटेंसी को भी क्या कम कर देता है इन मेमोरी प्रोसेसिंग। इट इनेबल्स हाई स्पीड एनालिटिक्स एंड क्वेरी। और इसमें होता क्या है एनालिटिक्स आपको बहुत हाईली स्पीड में आता है और रिट्रीवल भी बहुत स्पीड से कर सकते हैं, इसे यहाँ पर क्वेरिंग लिखा गया है। स्पेशली फॉर इंटरैक्टिव एंड एड हॉक एनालिटिक्स वर्कलोड्स यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक अपाचे स्पार्क और इन मेमोरी डेटाबेसेस। तो अगर हमें इंटरैक्टिव और एड हॉक एनालिटिक्स वर्कलोड के लिए यूज ज्यादा होता है, एड हॉक और एनालिटिक वर्कलोड्स के लिए, और इसमें हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी अपाचे स्पार्क और इन मेमोरी डेटाबेसेस। अपाचे स्पार्क क्या हमारा इन मेमोरी प्रोसेसिंग में भी यूज होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क्स डिस्ट्रीब्यूट डेटा प्रोसेसिंग टास्क अक्रॉस मल्टीपल नोड्स और सर्वर इन ए क्लस्टर। एक क्लस्टर होता है उसमें बहुत सारे सर्वर होते हैं, उसमें क्या जितना भी डेटा होता है उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इनेबलिंग पैरेलल प्रोसेसिंग एंड स्केलेबिलिटी। इससे क्या होता है पैरेलल प्रोसेसिंग होती है और क्या है इसमें क्या है पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ क्या स्केलेबिलिटी भी होती है। दे हैंडल लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग एनालिटिक्स वर्कलोड एफिशिएंटली। इससे होता क्या है लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है हैंडल होता है लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग एनालिटिक्स वर्कलोड एफिशिएंटली। वो ये हैंडल कर पाता है लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग को और एनालिटिक्स वर्कलोड्स को बहुत ही एफिशिएंटली विद फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी। तो इसका मोस्टली जो यूज हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का करते हैं वो फॉल्ट टॉलरेंट बनाने के लिए, हाई अवेलेबिलिटी बनाने के लिए और लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, और एनालिटिक वर्कलोड को भी एफिशिएंटली हैंडल करता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। Next we have is data orchestration. Orchestration in simple word is called management. डेटा को हम मैनेज कैसे करते हैं, यही है ऑर्केस्ट्रेशन। डेटा ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स मैनेज एंड कोऑर्डिनेट डेटा प्रोसेसिंग वर्कफ्लो। ये क्या करता है ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं डेटा प्रोसेसिंग वर्कफ्लोज को, डिपेंडेंसीज को और शेड्यूलिंग अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इन्होंने क्या किया कोऑर्डिनेट प्रोसेसिंग वर्कफ्लो को कोऑर्डिनेट किया, डिपेंडेंसी को कोऑर्डिनेट किया और शेड्यूलिंग को क्या कोऑर्डिनेट करते हैं अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं उनमें क्या शेड्यूल करते हैं। और इन्वायरमेंट या जितने भी इन्वायरमेंट है दे automate data integration processing and orchestration tasks to optimize resource utilization and workflow execution। ये क्या करते हैं ऑटोमेट कर देते हैं डेटा इंटीग्रेशन, डेटा किस तरीके से इंटीग्रेट होगा प्रोसेस होगा, और ऑर्केस्ट्रेशन किस तरीके से, और ऑर्केस्ट्रेशन टास्क क्या होगा टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स, कि किस तरीके से ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और उसका वर्कफ्लो
एग्जीक्यूशन को क्या हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर डाटा ऑर्केस्ट्रेशन। इसमें मैनेजमेंट आ गया, डिपेंडेंसीज को किस तरीके से हैंडल करना है, शेड्यूलिंग किस तरीके से करना है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, एवरीथिंग कम्स अंडर डेटा ऑर्केस्ट्रेशन। ये ऑटोमेशन भी काम करता है, ऑटोमेशन का भी काम करता है, इंटीग्रेशन का भी काम करता है, प्रोसेसिंग का भी, मैनेजमेंट का भी, किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सके सोर्स को और वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट इज डेटा गवर्नेंस। जहां पर वर्ड डेटा गवर्नेंस आएगा, गवर्नेंस का मतलब किस तरीके से उसे गवर्न किया जाता है, किस तरीके से चलाया जाता है। इसमें मेनली हम प्राइवेसी, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। बेस्ट क्वालिटी क्या होगी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी क्या होगी, कंप्लायंस क्या होगी, रूल्स कुछ स्टेब्लिश किए जाते हैं, कंट्रोल कौन काम करेगा, प्रोसेस किस तरीके से हैंडल होंगे, मैनेज किस तरीके से होगा, डेटा रिस्पॉन्सिबिली होगा, इथिकली होगी, ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर डेटा गवर्नेंस। एक चीज याद रखने है, डेटा गवर्नेंस जब भी आए तो हमें प्राइवेसी, सिक्योरिटी, बेस्ट क्वालिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल्स, कंट्रोल्स, प्रोसेसेस, मैनेजिंग किस तरीके से करना है, एवरीथिंग कम्स अंडर एथिकलिटी। सब क्या हम एथिकली हमको क्या सब काम करना है, दैट कम्स अंडर डेटा गवर्नेंस। तो ये चीज होती है डेटा गवर्नेंस में। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। Scalability is the ability of big data integration and processing system to handle growing data volume. Scalability जब आए तो growing data volumes को आपको हैंडल करना होता है, यानी जो आपका डेटा जो है वो हमेशा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी वो बढ़ता ही रहेगा। एंड हैंडलिंग दैट ग्रोइंग डेटा इज नोन एज स्केलेबिलिटी। आप किस तरीके से हैंडल करते हो उस बढ़ते हुए डेटा वॉल्यूम को, इज नोन एज स्केलेबिलिटी। इसके लिए आपको प्रोसेसिंग लोड्स को भी हैंडल करना पड़ेगा, यूजर के रिक्वेस्ट को भी हैंडल करना पड़ेगा, और इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज को स्केल करना पड़ेगा। whether you can use horizontal scaling or the vertical scaling। आप horizontal scaling भी यूज कर सकते हैं, vertical scaling भी यूज कर सकते हैं। horizontal scaling में क्या होता है कि हम जो है डिफरेंट सर्वर्स पे हम क्या है, डिफरेंट सर्वर्स हम इंक्रीज करते हैं क्लस्टर में, और वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, हमारा सेम सिस्टम होता है, उस पे क्या हम अपने रिसोर्सेज इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सीपीयू अच्छा किया, हमने मेमोरी बढ़ा दिया, सीपीयू बढ़ा दी, और हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कंपोनेंट्स बढ़ाए, दैट इज नोन एज totally vertical scalability। And the horizontal scalability is that we add more servers and nodes in a cluster, that is known as horizontal scalability। So the decision or uh, choosing which one you should use, it's totally depend on the requirement, that what is the requirement you have. If you have uh, if you have a lot of users, if you have a lot of processing load, and you know in future there is going to be more load on your website or on your system, then you should go for horizontal scaling. And you think it's just gonna be constant, sometimes users come and go, then you should go with vertical scaling. And both have cost, uh, both implies more cost. Like in horizontal you have to pay a bit of extra cost, in vertical you have it's been less expensive। Scalable architecture enable organization to accommodate increasing data demands and workload respectively। तो scalable architecture help क्या करता है organization को कि वो अच्छे से accommodate कर सके, यानी अच्छे से सब चीजों को accommodate करना, यानी रख सके अच्छे से, increasing data जो भी increase data हो रहा है उसको सही सलामत वो अच्छे से रख सके, और उन डेटा को यूज करके क्या बाद में उसको यूज कर सके। तो ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर बिग डेटा इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग। इंटीग्रेट किस तरीके से हुआ, डेटा को हमने लाया कैसे, ETL का किस तरीके से यूज किया, पाइपलाइन के अंदर वर्कफ्लो कैसे चला फ्रॉम स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन, किस तरीके से लोडिंग वगैरह हुई, बैच प्रोसेसिंग टाइम लिमिट एक बाउंड रहता है, रियल टाइम में होता है, इन मेमोरी क्या मेमोरी के अंदर होता है, एलिमिनेट करता है डिस्क इनपुट आउटपुट बॉटलनेक। सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में क्या है, क्लस्टर में we add some nodes, and on those nodes we distribute data। डेटा ऑर्केस्ट्रेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ डेटा। आप किस तरीके से करते हैं डेटा गवर्नेंस में, वही सिक्योरिटी, प्राइवेसी आपको याद रखना, बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एथिकलिटी। एथिकलिटी में रखना है। स्केलेबिलिटी में क्या, ग्रोइंग जो डेटा हो रहा है उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, इसका अंदर इज नोन एज स्केलेबिलिटी। डेटा वॉल्यूम, प्रोसेसिंग लोड्स भी रखेंगे, और यूजर रिक्वेस्ट किस तरीके से आता है उस चीज को भी देखेंगे। नेक्स्ट इज बिग डेटा रिट्रीवल। बिग डेटा रिट्रीवल में सबसे पहले हम डेटा क्वेरिंग करते हैं, यानी डेटा को हम किस तरीके से रिट्रीव करते हैं, किस तरीके से डेटा को हम हासिल करते हैं, किस तरीके से उस डेटा को हम अपने पास बुलाते हैं, इट्स कॉल्ड क्वेरिंग और रिट्रीवल। डेटा क्वेरिंग इन्वॉल्व्स रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम स्टोरेज सिस्टम। तो इसमें हम क्या रिट्रीव जो करते हैं, बुलाते हैं डेटा को, मतलब हम हासिल जो करते हैं डेटा वो स्टोरेज सिस्टम से करते हैं, जैसे डेटाबेस हो गया, डेटा लेक हो गया, डेटा वेयरहाउस हो गया, और इसमें हम यूज करते हैं क्वेरी लैंग्वेजेस लाइक एसक्यूएल हो गया, या फिर NoSQL क्वेरी लैंग्वेज जैसे MongoDB हो गया। एसक्यूएल में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जैसे MySQL हो गया, MongoDB हो गया, NoSQL क्वेरी लैंग्वेज।
ये इनेबल करता है यूजर को रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा सबसेट टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एनालिटिक क्वेरीज। इससे क्या होता है, यूजर क्या रिट्रीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं स्पेसिफिक डेटा सबसेट। क्या है स्पेसिफिक, यानी जो चीज उन्हें चाहिए वो सबसेट चाहिए, यानी पूरा डेटा को ना हासिल करके वही स्पेसिफिक चीज जिनकी उन्हें जरूरत है उस चीज को हासिल कर सकते हैं, उस चीज को रिट्रीव कर सकते हैं, उस चीज को क्वेरी कर सकते हैं और उस पर कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स क्वेरीज चला सकते हैं या उसे एनालिसिस ले सकते हैं, उस डेटा को यूज कर सकते हैं फॉर देयर बिजनेस पर्पस एंड get the data for their and can use their data for the organization or for using any analytical purpose, किसी भी analytical purpose के लिए use कर सकते हैं। Next one we have is SQL, that is structured query language, that is a standard language for querying and manipulating relational database। mainly हम इन्हें क्या tables में use करते हैं जहाँ column और rows में data हमारा दिया हुआ होता है, वहाँ हम क्या SQL का यूज करते हैं। ये क्या स्टैंडर्ड क्वेरिंग और मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेसेस है। इसमें क्या यूजर रिट्रीव कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है डेटा को यूजिंग डिक्लेरेटिव SQL स्टेटमेंट्स। हम इसमें क्या डिक्लेरेटिव जो SQL स्टेटमेंट्स है उनका यूज करते हैं। वाइडली यूज होता है डेटा क्वेरिंग एनालिसिस इन ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस एंड डेटा वेयरहाउसेस। इसका ज्यादातर यूज होता है रिलेशनल डेटाबेसेस यानी RDBMS में और डेटा वेयरहाउसेस में यूज होता है। इसमें जो डेटा बनता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, कॉलम और रोज में होता है, जहां हम MySQL का ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट इज NoSQL क्वेरी लैंग्वेज। NoSQL डेटाबेसेस का एग्जांपल है MongoDB। इसका ज्यादातर हम यूज करते हैं जहां पर हमें चीजें क्या है सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में दी जाती है, या साइफर या फिर ग्राफ डेटाबेसेस में इसका ज्यादा यूज होता है। रिलेशनल डेटाबेसेस मॉडल जैसे MongoDB हो, क्वेरी लैंग्वेज हो गया फॉर डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस, इसमें क्या हम डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस में इसका यूज करते हैं, या साइफर फॉर ग्राफ डेटाबेसेस में भी हम यूज करते हैं। दिस क्वेरी लैंग्वेजेस प्रोवाइड एक्सप्रेसिव सिंटैक्स। इसमें ये जो हमारा क्वेरी लैंग्वेज होता है ये एक्सप्रेसिव सिंटैक्स हमें प्रोवाइड करता है और पावरफुल क्वेरिंग कैपेबिलिटीज देता है फॉर फ्लेक्सिबल डेटा रिट्रीवल। और हमें क्या पावरफुल क्वेरिंग कैपेबिलिटी देता है, यानी हम बहुत सारी चीजें क्या क्वेरी कर सकते हैं फॉर फ्लेक्सिबल डेटा रिट्रीवल, और हम इससे क्या है फ्लेक्सिबली क्या है डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं NoSQL क्वेरी लैंग्वेजेस से भी। नेक्स्ट इज डेटा इंडेक्सिंग। डेटा इंडेक्सिंग improves the query performance by creating indexes on specific columns or attributes in the data। डेटा इंडेक्सिंग में क्या इंप्रूव करते हैं हम क्वेरी परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंडेक्सिंग दी चीजों को तो क्या उसके हम आसानी के साथ उस चीज को खोज सकते हैं, उस चीज को हम हासिल कर सकते हैं, उसे रिट्रीव कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म इजीली हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने आईडी दे दी इंडेक्सिंग, आईडी हमने दे दी 1, आईडी से क्या सबका अलग अलग होगा, हमें क्या अगर हमें कोई रो या कॉलम डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल हमें कोई रो डिलीट करना है, तो हम क्या उस आईडी का यूज कर सकते हैं कि हम उस आईडी को क्या है हम ये कर दें, उस आईडी को हम क्या है उस आईडी को सिलेक्ट करके उस आईडी को डिलीट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी हमारे लिए कर देता है लुकअप ऑपरेशन करने को। और इंडेक्सिंग टेक्निक जो है इसमें बिट इंडेक्सेस आता है, हैश इंडेक्सेस आता है, फुल टेक्स्ट इंडेक्सेस आता है, डिपेंडिंग ऑन डेटा मॉडल एंड क्वेरी पैटर्न ये क्या चेंज होते रहती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा इंडेक्सिंग। नेक्स्ट इज पार्टीशनिंग। डेटा पार्टीशनिंग डिवाइड लार्ज डेटा सेट इनटू स्मॉलर पार्टीशन बेस्ड ऑन पार्टीशन कीज और क्राइटेरिया। ये क्या है लार्ज डेटा सेट को स्मॉल पार्टीशन में तोड़ देता है पार्टीशन कीज पर या क्राइटेरिया जो भी मेंशन होते हैं, सच एज रेंज पार्टीशनिंग हो गया, हैश पार्टीशनिंग हो गया, लिस्ट पार्टीशनिंग हो गया। पार्टीशनिंग इंप्रूव्स क्वेरी परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग डेटा स्कैन्स एंड ऑप्टिमाइजिंग डेटा रिट्रीवल फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। पार्टीशनिंग हमारा हेल्प करता है क्वेरी परफॉर्मेंस में, जो डेटा स्कैन को क्या कम कर देता है। अब क्योंकि हमारे पास 100 हमने क्या 100 को दो हिस्सों में तोड़ दिया 50-50, और अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें 25 सर्च करना है तो व्हाई वी आर सर्चिंग फॉर द होल 100 नंबर्स। हम 100 में क्यों सर्च करें, हमने क्या उसे तोड़ दिया दो हिस्सों में। अब हमने देख लिया 50 एक है 0 to 50, एक है 51 to 100। अब हमने देख लिया 25 मेरा किस में आएगा, वो 0 to 50 वाले में आएगा या 51 to 100 में आएगा। अगर हमें पता है 0 to 50 वाले में आएगा, देन व्हाई वी आर सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट हाफ। हम अपना टाइम इसमें क्यों वेस्ट करें कि हम नेक्स्ट हाफ को सर्च करें। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या है जिसमें हमारा मिलने का चांस है 0-50 में, इसको हम सर्च करें। फिर हमने उसे आधा तोड़ दिया, फिर क्या हो गया 0 से 25 हो गया, 26 से क्या हो गया 30 हो गया। अब हमारा 25 क्या आएगा 0 से 25 में आएगा तो हमारा मिल गया। तो ये क्या ये टाइम सेविंग हमारे लिए। तो पार्टीशनिंग में इसीलिए करते हैं कि अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें, स्कैन को कम करें और क्या डेटा रिट्रीवल को इजिली आसानी से हासिल कर सके, पैरेलल प्रोसेसिंग में आसानी हमारे लिए हो। डेटा कैशिंग में क्या होता है, डेटा कैशिंग स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा इन मेमोरी और टेम्परेचर। जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है यानी जिसे हम बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम डेली अगर उठ के हम इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, डेली उठ के हमने फेसबुक खोल रहे हैं, हम क्या है अगर हम किसी डेटा को अगर हम डेली यूज कर रहे हैं, मतलब हमारा फ्रीक्वेंटली यूजेज उस चीज पर है
हमारी सिस्टम होती है उसे कैश में स्टोर कर लेती है, so that the next time we click on that icon or that app, that should open within few seconds, कि वो क्या कुछ सेकंड में खुल जाए, क्योंकि सिस्टम को भी पता है कि ये ऐप बहुत ज्यादा बार यूज हो रहा है, तो क्या इसे मुझे कैश मेमोरी में से इसका कुछ प्रोसेस को रख लेता हूँ, या कुछ स्टार्टअप मतलब इसके कुछ चीजों को रख लेता हूँ, कुछ स्पेस मैं इसके लिए रख लेता हूँ, कुछ स्पेस और कुछ सीपीयू क्या मैं इस चीज के लिए रख लेता हूँ कि इस चीज को मैं क्या जल्दी से इनिशिएट करा पाऊँ, जल्दी से ये चीजें खुल पाए और क्या है आसानी के साथ यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हो। तो डेटा कैशिंग में यही होता है, टेम्पोररी स्टोरेज में हम क्या डेटा को रख लेते हैं कि वो डेटा जल्दी से लोड हो जाए, यूजर का इंटरफेस अच्छा हो जाए, यूजर को क्या तुरंत चीजें देखने को मिल जाए, यूजर को सुकून मिले कि मेरा ऐप खुल गया। बट एट द बैक एंड चीजें तो क्या एक बैक एंड में क्या चीजें चलती रहेगी, ऐप की जितने भी रिक्वायरमेंट वो होती है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग क्या है यूजर को ये सेटिस्फेक्शन रहेगा, हाँ चलो खुल गया, कुछ दिख रहा है मुझे, वो बस वही देखना चाहता है। एंड यू हैव टू डू द होल थिंग, यू हैव टू जस्ट गिव द फर्स्ट इंप्रेशन, द फर्स्ट पेज शुड लोड विद इन फ्यू सेकंड, और इसी को आपको कैश डेटा में होल्ड करना होता है कि डेटा क्या है आपका यूजर क्या भागे नहीं, उसे आप पर गुस्सा ना आए, उसे परेशानी ना हो, बस इसी चीज को आप अगर सॉल्व कर सकते हैं देन यू कैन मेक बिलियन ऑफ डॉलर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग लेटेंसी करता है, इंप्रूव करता है क्वेरी परफॉर्मेंस बाय सर्विंग कैश डेटा इंस्टेड ऑफ फेचिंग इट फ्रॉम डिस्क, वही जो भी कैश डेटा है उसे तुरंत सर्व कर दिया इंस्टेड ऑफ फेचिंग। अब क्या फेच किया जाके ऐप का डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में गया, वहां से डेटा ढूंढा और उसे लेके आगे फिर सर्व करने से बेहतर कैश डेटा में जो उससे पहले दिखा बाद में उसे भी निकालना वहां से लाके भी, लेकिन जो प्राइमरी में अभी है जो टेम्पोररी स्टोरेज में उसे जल्दी से दिखा दो, सो दैट कस्टमर कैन बी सेटिस्फाइड, कस्टमर को अच्छा लगे। कैशिंग मैकेनिज्म इंक्लूड इन मेमोरी कैशेस, क्वेरी कैशेस। तीन तरह के इसमें कैशेज होते हैं, इन मेमोरी कैशेज होते हैं, क्वेरी कैशेज होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड कैशेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग। Distributed query processing frameworks distribute every execution task across multiple nodes or server in a cluster. तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है क्वेरी एग्जीक्यूशन टास्क को मल्टीपल नोड या सर्वर में इन ए क्लस्टर। ये क्या करता है, क्वेरी प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देता है क्वेरी एग्जीक्यूशन टास्क को डिफरेंट नोड्स पर और सर्वर्स पर एक क्लस्टर के अंदर, इनेबलिंग पैरेलल क्वेरी प्रोसेसिंग, जो क्या पैरेलल क्वेरी प्रोसेसिंग को इनेबल कर देती है और स्केलेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, दे ऑप्टिमाइज क्वेरी परफॉर्मेंस बाय पार्टीशनिंग डेटा, पैरेललाइजिंग क्वेरी एग्जीक्यूशन एंड एग्रीगेटिंग रिजल्ट। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग में यही होता है कि पार्टीशनिंग करके, पैरेललाइज करके क्वेरी एग्जीक्यूशन को और एग्रीगेट करके रिजल्ट्स को, चीजों को क्या आसान कर देती है, मल्टीपल नोड्स पे क्या टास्क को एग्जीक्यूट कराती है, चीजें क्या जल्दी आसानी के साथ यूजर्स को मिले। तो इसमें वही था, डिस्ट्रीब्यूट करना है एवरी एग्जीक्यूशन टास्क को मल्टीपल नोड्स और सर्वर इन ए क्लस्टर, पैरेलल क्वेरी प्रोसेसिंग और स्केलेबिलिटी ये देती है। डाटा वर्चुअलाइजेशन देख लेते हैं। डेटा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड ए यूनिफाइड व्यू ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ये क्या यूनिफाइड व्यू ऑफ डेटा देती है मल्टीपल सोर्सेज से, एब्स्ट्रैक्टिंग अंडरलाइंग डेटा स्टोरेज फॉर्मेट्स टू इनेबल सीमलेस डेटा एक्सेस एंड इंटीग्रेशन। ये आपको क्या करती है, डेटा विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है यूनिफाइड व्यू ऑफ डेटा, यानी आपको एक यूनिफाइड व्यू एक जगह पे चीजें क्या है दिखती है डिफरेंट सोर्सेज से, एब्स्ट्रैक्टिंग अंडरलाइंग डेटा स्टोरेज, और एब्स्ट्रैक्ट करती है चीजों को, हाइड करती है जिनकी जरूरत नहीं है टू इनेबल सीमलेस डेटा, और एब्स्ट्रैक्ट कर देती है अंडरलाइंग डेटा स्टोरेज जो यानी अभी आई नहीं है, और फॉर्मेट जो इनेबल सीमलेस डेटा एक्सेस करवाती है, इंटीग्रेशन करवाती है। ये सपोर्ट करती है फेडरेटेड क्वेरिंग एंड डेटा फेडरेशन, यानी फेडरल यानी चीजें क्या है मतलब अलग अलग रहे, उन चीजों को ये सपोर्ट करती है, और डेटा फेडरेशन को भी सपोर्ट करती है, allowing users to query data from disparate sources as if it were a single database, और उन्हें इस तरीके से अलाउ करती है यूजर्स को कि वो हासिल कर सके डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से क्या है चीजों को हासिल कर सके जैसे कि वो एक ही जगह पर मौजूद है, और क्या अलग अलग जगह से चीजों को हासिल कर सके लेकिन उन्हें लगे कि वो क्या है सिंगल डेटाबेस से आया, तो डेटा वर्चुअलाइजेशन ये काम करता है। नेक्स्ट वी हैव इज डेटा वेयरहाउस।
में वही है, डेटा को क्या आप क्या करते हैं, अलग अलग चीजें आती है लेकिन आपको लगता है कि सिंगल जगह से आ रही है। तो वर्चुअलाइजेशन में वही है, डेटा को देखना, उससे एनालिसिस करना, ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर डेटा वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट इज डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग is something where we deal with data warehouses. Data warehouses store and organize structured data for analytical querying and reporting. इसमें क्या हम डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालिटिकल और क्वायरिंग और रिपोर्टिंग के लिए, यानी एनालिसिस के लिए, रिट्रीव करने के लिए, डेटा को रिपोर्ट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, ऑप्टिमाइज क्वेरी परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज। और क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज भी यहाँ पर। दे यूज डायमेंशनल मॉडलिंग। डेटा वेयर हाउसिंग में हम डायमेंशनल मॉडलिंग यूज करते हैं, कॉलमनार स्टोरेज, इंडेक्सिंग टेक्निक्स टू एक्सेलरेट डेटा रिट्रीवल एनालिसिस। डेटा रिट्रीवल और एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं थिंग्स लाइक इंडेक्सिंग टेक्निक्स और कॉलमनार स्टोरेज। डेटा वर्चुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन में एक था वर्चुअलाइजेशन, हमने वर्चुअल कर दिया चीजों, क्या है यूनिफाइड व्यू दिया। नेक्स्ट है विजुअलाइज, आप किस तरीके से विजुअलाइज करते हो। विजुअलाइजेशन टूल्स एंड टेक्निक रिप्रेजेंट रिट्रीव डेटा विजुअली थ्रू चार्ट्स। डेटा विजुअलाइजेशन में जो भी हमने रिट्रीव किया है डेटा, उन्हें हम चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, डैशबोर्ड के थ्रू और इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन के थ्रू किस तरीके से दिखा सकते हैं, इनेबलिंग यूजर्स टू एक्सप्लोर, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा इंट्यूटिवली। और किस सो दैट किस तरीके से यूजर क्या उसको एक्सप्लोर कर सके, उससे एनालाइज कर सके और इंटरप्रेट, यानी उससे कुछ मीनिंग निकाल सके विदाउट 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 राइटिंग समथिंग और विदाउट लिस्टिंग एनी रीजन। हमें कुछ बताना ना पड़े, इंटरप्रेट उससे खुद से क्या वो इंफॉर्मेशन निकाल सके देख के ही। ये चीज किस में आती है, ये आती है डेटा विजुअलाइजेशन में। विजुअलाइजेशन इनहेंसेस डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डेटा जो होता है इसमें क्या डेटा अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करती है और डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट करवाती है, यानी इजी बनाती है उसे, बेस्ड ऑन इनसाइट्स डिराइव्ड फ्रॉम रिट्रीव डेटा। जो भी उसे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है रिट्रीव डेटा से उनके थ्रू। तो जो भी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग बिग डेटा को अगर हम इंटीग्रेट और प्रोसेस अच्छे तरीके से कर ले और अगर रिट्रीव कर ले उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, इनसाइट सही तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन इनका हेल्प कर सकती है। इससे बहुत चीजें वो अनलॉक खोल सकती है, बहुत से दरवाजे उनके लिए खुलते हैं वैल्यू ऑफ डेटा एसेट्स में। उससे क्या है गेन कर सकती है वो एक्शनेबल इनसाइट्स, उनमें किन किन चीजों पे उन्हें काम करना है, डिराइव कर सकती है उससे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग ड्राइव कर सकती है, इनोवेशन अक्रॉस वेरियस डोमेन्स को ड्राइव कर सकती है, इंडस्ट्रीज को, यानी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है इन सब चीजों से। किन किन चीजों से ये इंफॉर्मेशन मिलती है, एक तो आप रिट्रीव किस तरीके से कर सकते हैं करते हैं, और इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग किस तरीके से करते हैं। नाउ कमिंग टू इट सेम सिलेबस, फोर्थ यूनिट में हमने बिग डेटा प्रोसेसिंग और रिट्रीविंग कर लिया। अब नाउ डेटा क्वेरी किस तरीके से होता है, रिट्रीवल किस तरीके से होता है। डेटा क्वेरी एंड रिट्रीवल पे आते हैं। तो डेटा क्वेरी का मतलब है कि किस तरीके से आप क्वेरी करते हैं और रिट्रीव करते हैं, यानी आप सर्च करते हैं और वो चीज आपको किस तरीके से मिलती है। क्वेरी इज लाइक सर्चिंग एंड रिट्रीवल इज लाइक गेटिंग द डेटा। इट्स लाइक response and request. You ask for something, you have given the request and you get the response. You give the response and you give the request and you get the response. आपने रिक्वेस्ट दिया और रिस्पांस क्या मिला। तो क्वेरी किस तरीके से करना, बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आप रिस्पांस किस तरीके रिक्वेस्ट किस तरीके से करते हैं और रिस्पांस किस तरीके से आपको आता है, दोनों चीजों को समझना जरूरी है। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बिग डेटा एफिशिएंटली, तभी आपको चीजें सही तरीके से समझ में आएंगी। नाउ कमिंग टू क्वेरी लैंग्वेजेस, डेटा क्वेरी एंड रिट्रीवल इन्वॉल्व यूजिंग क्वेरी लैंग्वेजेस लाइक SQL और NoSQL to retrieve specific data subsets from databases data record। आपको इसके लिए यूज करना पड़ेगा क्वेरी लैंग्वेजेस, जो SQL हो गई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या फिर NoSQL भी आप यूज कर सकते हैं। SQL का एग्जांपल लिखेंगे MySQL, NoSQL का एग्जांपल लिखेंगे MongoDB। ठीक है, MySQL का यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस में और MongoDB का यूज करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जब हम डेटा को सर्च करते हैं। नाउ कमिंग टू SQL, SQL क्या होता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेस। मैंने आपको बताया क्वेरी करना है आपको अगर रिलेशनल डेटाबेसेस में और मैनिपुलेट करना है, डेटा को चेंज करना है, देन यू विल यूज SQL। इसका एग्जांपल आप लिखेंगे MySQL। इसमें आप क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं
डेटा को यूजिंग डिटेटर सिक्वल स्टेटमेंट, इनके कुछ स्टेटमेंट होते हैं उनके थ्रू। फॉर एग्जांपल आपको सर्च करना है कि आपके डेटाबेस में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, एंड यू इफ यू वांट टू सी द होल टेबल, यू विल राइट a statement only. What you have to write, you have to write just this thing. See what you have to write, you just have to write select star from table name, table name if it is, if you have already selected the database, अगर आपने डेटाबेस पहले से सेलेक्ट किया हुआ है तो, इफ नोट यू हैव टू राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम योर डेटाबेस नेम, your database name. For example, I have typed the database as Audi. Select all from Audi dot table name, and you will be able to get it. And at the end, you have to just put semicolon. तो इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर आपका डेटाबेस का नेम होगा, टेबल का नेम होगा, तो आप क्या पूरा टेबल आपके सामने आ जाएगा। ये सिक्वल क्वेरी होती है। नो सिक्वल क्वेरी लैंग्वेजेस में क्या मोंगोडीबी होती है। नो सिक्वल क्यों यूज करते हैं? नो सिक्वल डेटाबेस सपोर्ट करता है क्वेरी लैंग्वेजेस टेलर्ड फॉर नन रिलेशनल डेटा मॉडल। जहाँ पर आपके पास कॉलमनर डेटा नहीं है, रोज और कॉलम्स में डेटा नहीं है, तो वहां पर आप नो सिक्वल क्वेरी लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जो प्रोवाइड करता है एक्सप्रेसिव सिंटैक्स एंड पावरफुल क्वेरिंग कैपेबिलिटीज फॉर फ्लेक्सिबल डेटा रिट्रीवल। आप यहाँ पर क्या फ्लेक्सिबल डेटा रिट्रीव कर पाते हैं, और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी आप डॉक्यूमेंट्स पर भी काम कर पाते हैं यूजिंग NoSQL क्वेरी लैंग्वेजेस। नाउ कमिंग टू इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है? इंडेक्सिंग में पहले ही बताया, इंडेक्स दिया जाता है कि फास्टर रिट्रीवल हो, फास्टर उसमें मैनिपुलेशन हो, और मुझे क्या सर्च करने में आसानी हो, तो इसके लिए हम इंडेक्सिंग लगाते हैं। स्पेसिफिक कॉलम्स पे लगाया जाता है एट्रीब्यूट्स इन द डेटा, और फिर यहाँ क्या हम डेटा के एट्रीब्यूट्स पे लगा सकते हैं। फास्टर डेटा रिट्रीवल होता है, एफिशिएंट लुकअप ऑपरेशन होता है, और भी चीजें हम क्या इसके थ्रू कर सकते हैं, मैनिपुलेशन वगैरह कर सकते हैं। पार्टीशनिंग पहले ही बताया जा चुका है। पार्टीशनिंग में हम क्या कर रहे हैं? पार्टीशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा पूरा डेटा था, हमने क्या इसे दो हिस्सों में तोड़ा। अब मुझे ये देखना है जो चीज मुझे सर्च करना वो इसमें है या इसमें है, मैंने ये पता कर लिया। अब मैंने फिर इसे दो हिस्सों में और तोड़ा, फिर मैंने देखा इसमें है या इसमें है। इसी तरीके से ये चीजें टूटती जाए, पार्टीशन होती जाए, अंटिल अनलेस हमें क्या है वो पार्ट मिल जाएगा जिसमें हमारा चीज है। तो ये क्या है, आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका क्या है डेटा रिट्रीव हो जाता है पार्टीशनिंग के थ्रू। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ, डिवाइड द लार्ज डेटा सेट इनटू स्मॉलर पार्टीशन बेस्ड ऑन पार्टीशन कीज ऑफ क्राइटेरिया, जो भी किया क्राइटेरिया होगा। ऑप्टिमाइजिंग डेटा रिट्रीवल फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग एंड रिड्यूसिंग क्वेरी लेटेंसी। ये डेटा रिट्रीवल को ऑप्टिमाइज कर देता है, आसानी के साथ आप डेटा ले सकते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग में, और रिड्यूस करते हैं क्वेरी लेटेंसी को। ठीक है, आप कैशिंग पे आते हैं। डेटा कैशिंग स्टोर फ्रीक्वेंसी एक्सेस डेटा इन मेमोरी और टेम्पोररी स्टोरेज, रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड इंप्रूविंग क्वेरी परफॉर्मेंस बाय सर्विंग कैश डेटा इंस्टेड ऑफ फेचिंग इट फ्रॉम डिस्क और नेटवर्क स्टोरेज। अब कैशिंग में क्या करते हैं हम कि जो चीजें फ्रीक्वेंट यूज होने वाली, जो चीजें बार बार यूज हो रही है, उन्हें हम टेम्पोररी स्टोरेज में हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि लेटेंसी कम होता है। नेक्स्ट टाइम वेन एवर वी यूज द फ्रीक्वेंट ऐप, then the data that hasn't data will not be fetched from the secondary memory, it will be fetched from the cached memory. Cached memory is known for its responsiveness, it's known for its speed। उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, वो तुरंत आपको दे देगा, जिससे लेटेंसी कम होगी, और क्या होगा आपका क्वेरी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ये फायदा इससे होता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी प्रोसेसिंग में यही है कि हम क्या है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्वेरी एग्जीक्यूशन टास्क को मल्टीपल नोड्स और सर्वर्स में, और या मल्टीपल नोड्स पे और सर्वर पे एक क्लस्टर में जो होते हैं, इनेबलिंग पैरेलल क्वेरी प्रोसेसिंग और स्केलेबिलिटी हो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, हम एक क्लस्टर में बहुत सारे नोड होते हैं, उसमें क्या है हम जो भी टास्क होता है उससे क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे क्या हमारा स्केलेबिलिटी बढ़ता है और प्रोसेसिंग क्या पैरेलली हो पाता है, चीजें हमें इफिशिएंटली जल्दी मिल जाती है। वर्चुअलाइजेशन में क्या वर्चुअलाइज हम किस तरीके से करते हैं, यूनिफाइड व्यू किस तरीके से देते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से लाते हैं, सीमलेस डेटा एक्सेस किस तरीके से होता है, इंटीग्रेट हम किस तरीके से करते हैं, फेडरेटेड क्वायरिंग और डेटा फेडरेशन किस तरीके से होता है। फेडरेशन में क्या अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से आ भी रही होती है, लेकिन वो एक जगह से हम उसे रिट्रीव भी कर सकते हैं, ये होता है वर्चुअलाइजेशन में। ठीक है,
तो वर्चुअल में का मतलब यही हुआ, वर्चुअल दुनिया जिस तरीके से होती है कि हर बंदा क्या है अलग अलग जगह अवेलेबल है, हर बंदा क्या दुनिया के अलग अलग कोने से क्या है वीडियो अपलोड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो फेडरली कहाँ अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप क्या इन सब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, वो क्या फेडरली अवेलेबल तो क्या है वर्चुअलाइजेशन हो गया, क्या आप वर्चुअली क्या है सबको यूट्यूब पर एक्सेस कर सकते हैं, यही क्या वर्चुअलाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने के हिसाब से। नाउ वेयर हाउसिंग में क्या है, स्टोर किस तरीके से हम वेयर हाउस में डेटा करते हैं, ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं, एनालिटिकल क्वायरिंग के हिसाब से, रिपोर्टिंग के हिसाब से कि ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी परफॉर्मेंस किस तरीके से आए और सपोर्ट किस तरीके से ये करें कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स क्वेरीज को। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट्स, हम किस तरीके से चार्ट्स में ग्राफ्स में उन डेटा को डैशबोर्ड्स में हम दिखाए, उसे इंटरेक्टिव किस तरीके से बनाए सो दैट पीपल कैन टेक डिसीजन intuitively, they don't have to reason after looking to those presentation, उन्हें देखने के बाद सोचना ना पड़े, वो क्या देखते के साथ क्या है अपना डिसीजन उस चीज से बना ले। ये है विजुअलाइजेशन का कमाल, जो अगर आप कर लेते हैं then you can make a lot of money as well as you can make things easier for the corporate or the company for the company you are working for, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं उनके लिए आप चीजों को इजी कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। तो इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किस तरीके से किया जाता है अब ये पढ़ेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किस तरीके से किया जाता है। नाउ कमिंग टू इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है। ये है आपका इंटीग्रेशन। डेटा मॉडलिंग होती है, डेटा प्रोफाइलिंग होता है, डेटा क्लींजिंग होता है। 1 second, let me take a screenshot of this and put it in the notes। हमने इसे क्या है नोट्स में डाल दिया। ठीक है, हमारा आ गया डेटा इंटीग्रेशन में क्या क्या चीजें होती है, वो सब चीजें क्या है आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी, फोटो बना देंगे आपको, नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलो देख लेते हैं डेटा इंटीग्रेशन में क्या होता है। इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम disparate sources such as databases, files, streams and APIs into a unified view for analysis and decision making। हम क्या है जितने भी डेटाबेसेस हर जगह से चीजों को जमा करते हैं यूनिफाइड व्यू में एक जगह रखते हैं कि उससे एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग हम कर सकें। ETL पहले ही बताया जा चुका है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड यहाँ पर भी बताया गया है किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है डिफरेंट सोर्सेस से, उन्हें फिर एक स्ट्रक्चर में एक फॉर्मेट में चेंज किया जाता है और उसके बाद उसे लोड किया जाता है डेटा वेयर हाउस में। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ETL, वही चीज लिखा हुआ है कैसे हमने लिया ट्रांसफॉर्म किया कॉमन फॉर्मेट और स्ट्रक्चर में और लोड कर दिया एक टारगेट सिस्टम में, जैसे लेटा वेयर हाउस हो गया डेटा लेक। नाउ कमिंग टू डेटा पाइपलाइन। डेटा पाइपलाइन क्या करता है ना, डेटा पाइपलाइन में सोर्स से डेस्टिनेशन में किस तरीके से चीजें होंगी, मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, इसको ऑटोमेट कर देता है डेटा पाइपलाइन। मूवमेंट और प्रोसेसिंग को ऑटोमेट करने का काम करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पाइपलाइन। इसमें ये मैनेजमेंट करता है डेटा इंजेस्ट किस तरीके से होगा, ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होगा, एडिशन इसमें एनरिचमेंट किस तरीके से होगा, एडिशनल वैल्यू किस तरीके से ऐड की जाएगी और टास्क को लोड किस तरीके से किया जाएगा। बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग फिर से आ गया, फिर से बता देता हूँ। बैच प्रोसेसिंग का एग्जांपल याद रख लीजिएगा, अपाचे हडूप होगा, अपाचे स्पार्क होगा। बैच प्रोसेसिंग में हम हिस्टोरिकल डेटा को या फिर डेटा जो ऑफलाइन एनालिसिस के लिए एनालिटिक्स के लिए यूज होता है उसे करते हैं यूज यहाँ पर। इसमें वीकली या फिर हम डेली डेटा को रखते हैं, उसके बाद हम उसे क्या है एनालाइज करते हैं। लेकिन रियल टाइम में क्या होता है, कुछ कंपनीज होती है उन्हें क्या है तुरंत के तुरंत क्या रिजल्ट चाहिए होता है। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या नियर रियल टाइम में, जैसा नाम बता रहा है ये अपोजिट होता है बैच प्रोसेसिंग के। नियर रियल टाइम में हम प्रोसेस करके उसका एनालिसिस क्या है कंपनी कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं और ऑन द बेस्ड ऑन दोज रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस कंपनीज कैन टेक डिसीजन। और कंपनी क्या है डिसीजन को लेके अपने लिए क्या है
प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप को बनाती है, अपने लिए क्या चीजों को आसान बनाती है, अपॉर्चुनिटी उनसे निकालती है। तो ये चीज होता है, ये करता काम क्या है, ये लेटेंसी को कम कर देता है और टाइमली डिसीजन में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इन मेमोरी प्रोसेसिंग। इन मेमोरी प्रोसेसिंग में जो ये इनपुट आउटपुट का बॉटलनेक होता है ना, आना डिस्क में और फिर वहां से निकलना, इन दोनों को खत्म करता है इन मेमोरी प्रोसेसिंग। ये क्या मेमोरी के अंदर ही प्रोसेसिंग स्टोरिंग होता है और प्रोसेसिंग दोनों काम मेमोरी में होता है। वही चीज लिखा हुआ है, एलिमिनेट कर देता है डिस्क इनपुट आउटपुट बोटलनेक को, रिड्यूस कर देता है प्रोसेसिंग लेटेंसी को फॉर हाई स्पीड एनालिटिक्स। जब आपको चाहिए होता है तो आप इन मेमोरी प्रोसेसिंग यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पहले ही बताया जा चुका है कितनी बार, ये डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं। एक क्लस्टर होता है, उसमें डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, हम क्या है उसमें डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर यहाँ पर से क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा से हम क्या है इनको एग्जीक्यूशन इनमें करवाते हैं, इन नोड्स पे। तो क्या है सब में काम थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे, तो ये पैरेललिज्म पे काम करता है, यानी पैरेलली काम करके क्या लेटेंसी को कम करता है और स्केलेबिलिटी को बढ़ाता है। लार्ज स्केल डेटा एनालिटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा कंप्यूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा ऑर्केस्ट्रेशन। डेटा ऑर्केस्ट्रेशन इज लाइक डेटा मैनेजमेंट। ऑर्केस्ट्रेशन इज अ बिट you can say typical word or complex word, the easier word for is मैनेजमेंट। डेटा को आप मैनेज क्या करते हैं, इनके लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं मैनेज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, डेटा प्रोसेसिंग वर्कफ्लोज को मैनेज करने के लिए, डिपेंडेंसीज को। और इसमें हम डिपेंडेंसीज को मैनेज करते हैं, वर्कफ्लोज को शेड्यूल किस तरीके से टास्क को करते हैं, कौन सा टास्क कब होना है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और इन्वायरमेंट से। डेटा गवर्नेंस पहले ही बताया जा चुका है, सिक्योरिटी प्राइवेसी और इथिकलिटी पे आपका बेस्ड होगा। इसमें आप किस तरीके से गवर्न करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं, प्राइवेसी में रेगुलेशन से किस तरीके से आप करते हैं, स्टैंडर्ड का आप ख्याल रखते हैं या नहीं, ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर डेटा को आप किस तरीके से गवर्न करते हैं सो दैट इट डजंट हार्म एनीवन्स प्राइवेसी। ये चीज आ जाता है डेटा गवर्नेंस में। स्केलेबिलिटी इज ऑल अबाउट इफ योर डेटा इज एवर ग्रोइंग, वो हमेशा बढ़ रहा है। हैंडलिंग द एवर ग्रोइंग डेटा इज नोन एज स्केलेबिलिटी। आप किस तरीके से उसे हैंडल करते हैं वो स्केलेबिलिटी में आता है, पहले ही बताया जा चुका है। स्केलेबल सॉल्यूशन के लिए आप AWS पे जा सकते हैं, हडूप पे जा सकते हैं, अपाचे पे जा सकते हैं, अपाचे स्पार्क पे जा सकते हैं, अपाचे काफ्का पे जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें अवेलेबल है इसके लिए। आपको स्केलेबिलिटी में क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, 3 मास्टर है इसके, सबसे पहले AWS, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर गूगल क्लाउड। हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, इलास्टिक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बिग डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस क्या होती है। बिग डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस एक सेट ऑफ प्रोसेसेस होती है जिसमें डेटा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, पहले कलेक्शन होता है डिफरेंट सोर्सेज से, फिर इंजेक्शन, फिर प्रिपरेशन, फिर कंप्यूटेशन और फिर प्रेजेंटेशन। डेटा इंजेक्शन में जितने भी स्ट्रीम्स होते हैं, डेटाबेसेस, फाइल स्ट्रीम, सेंसर, सबसे क्या डेटा इंजेस्ट होता है और वो फिर प्रोसेस होता है पाइपलाइन में। फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में डेटा को क्लीन किया जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जो भी फॉर्मेट हमारा होता है फॉर्मेट उसमें क्या है उसे चेंज कर दिया जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें ऐड की जाती है जिसे इनरिचमेंट कहा जाता है, जिससे क्या है वो प्रिपेयर हो जाता है एनालिसिस के लिए। और इन सब टेक्निक्स को हम यूज करके टेक्निक्स जो इसमें यूज करते हैं वो होता है नॉर्मलाइजेशन, क्लींजिंग और फ्यूचर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग। Data processing involves executing data analytics and processing tasks on ingested data to extract insights, patterns, and trends using distributed computing frameworks like Apache Spark और Apache Flink. Data processing में हम execute करते हैं data analytics को और process करते हैं टास्क को इंजेस्टेड डेटा पर। जो भी हमारे पास डेटा है उस पर क्या है टास्क प्रोसेसिंग होता है और उससे फिर हम वैल्यूएबल इनसाइट्स, पैटर्न्स और ट्रेंड्स निकालते हैं यूजिंग फ्रेमवर्क्स लाइक अपाचे स्पार्क या फिर अपाचे फ्लिंक। डेटा एनालिसिस इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगाते हैं और इनको प्रोसेस किया जाता है इन सब डेटा को, जिससे एक्शनेबल इनसाइट्स, प्रेडिक्शन, रिकमेंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग और ऑप्टिमाइजेशन किया जा सके। नेक्स्ट है डेटा एग्रीगेशन। डेटा एग्रीगेशन कंसोलिडेट्स प्रोसेसिंग डेटा इनटू समरी और एग्रीगेटेड फॉर्म्स फॉर reporting, visualization and decision support, enabling stakeholders to understand trends and make informed decisions. डेटा एग्रीगेशन में हम कंसोलिडेट करते हैं प्रोसेस डेटा को, यानी हम जमा करते हैं
और इसको हम प्रोसेस करके इससे समरी और एग्रीगेटेड फॉर्म्स ऑफ फॉर रिपोर्टिंग, इसको हम एग्रीगेट करके इससे रिपोर्टिंग, विजुअलाइजेशन और डिसीजन सपोर्ट में हमें हेल्प होता है, जिससे कि स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, ट्रेंड्स क्या चल रही है और इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या है कि हम टूल्स यूज करते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेस डेटा को थ्रू चार्ट्स, ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स एंड इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन, जिसमें ज्यादा इंट्यूशन करना ना पड़े। यानी जब भी स्टेक होल्डर्स उसे देखे तो क्या है, उसे बिना रीजनिंग के, बिना इंट्यूशन के, वो क्या है, इंट्यूटिवली क्या है उस चीज को देख सके, इजिली अंडरस्टैंडेबल डेटा हो जाए। Next है data storage. Process data is stored in storage systems such as data warehouse, data lakes. जो भी हमने प्रोसेस किया अभी तक इंफॉर्मेशन को, उसको हम क्या है डेटा स्टोरेज या फिर डेटा वेयर हाउस या डेटा लेक्स में क्या हम उसे रखते हैं, या डेटा बेसिस में रखते हैं कि हम उसे फ्यूचर एनालिसिस कर सके, रिपोर्टिंग कर सके। अर्काइवल यानी कि अगर हमें कभी उसकी जरूरत पड़े तो हम उसे रिट्रीव वहां से कर सके और डेटा परसिस्टेंस और अवेलेबल रहे। नेक्स्ट है डेटा क्वारी एंड रिट्रीवल। डेटा क्वारी एंड रिट्रीवल में यूजर्स जो है वो क्वारी करते हैं और रिट्रीव करते हैं प्रोसेस डेटा को फ्रॉम स्टोरेज सिस्टम यूजिंग क्वारी लैंग्वेजेस। क्वारी करने के लिए क्या है, डेटा यूजर्स क्या डेटा की मांग करते हैं और फिर क्या इस चीज को हासिल करते हैं यूजिंग क्वारी लैंग्वेज, जैसे सिक्वल हो गया या मोंगोडीबी हो गया। सिक्वल मेनली क्या है, कॉलमनर फॉर्म्स जो होता है आपका, टेबल्स जिसमें बने होते हैं, ट्रेडिशनल टेबल्स जो होते हैं कॉलम और रो कंटेन करते हैं, उसमें यूज होता है माइस्क्ल। मोंगोडीबी ज्यादातर डॉक्यूमेंट वाले जो फॉर्मेट में जो हमारे डेटा होते हैं उसमें ज्यादा यूज होता है मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी ज्यादातर वेब डेवलपमेंट में यूज होता है और ज्यादा ये इफेक्टिव होता है, ज्यादा एक्सप्लोरेटरी होता है और इसका अ, जो डोमेन होता है ये ज्यादा बढ़ जाता है मोंगोडीबी। नेक्स्ट है डेटा गवर्नेंस। इसमें हम देखते हैं कि जो डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन है वो कंप्लाई कर रही है रेगुलेशन के साथ या नहीं, स्टैंडर्ड्स के साथ या नहीं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है या नहीं, इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। प्राइवेसी और कंप्लायंस भी देखा जाता है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में है बिग डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस आर डिस्टिंग्विश्ड टू स्केल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टू हैंडल ग्रोइंग डेटा वॉल्यूम्स। इसमें क्या है, जो भी ग्रोइंग डेटा वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा ये बिग डेटा में, तो उसे हैंडल किस तरीके से करना, प्रोसेस करना है किस तरीके से, लोड को इंश्योरिंग परफॉर्मेंस, उसका क्या परफॉर्मेंस को हमें इंश्योर करना है, रिलायबिलिटी को और इफिशियंसी को इन डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स। तो वो जो हमारा डेटा है जब प्रोसेस हो रहा हो और जब एनालिसिस हो रहा हो तो वो क्या, वो रिलायबल होना चाहिए और इफिशिएंट होना चाहिए और उसमें परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए। तो अगर हम डेटा क्वेरी और रिट्रीवल टेक्निक्स का यूज करें, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन प्रोसेस का यूज करें बिग डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस का, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इफेक्टिवली इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन, वैल्यू और इन्फॉर्म डिसीजंस डेटा के थ्रू ले सकती है। नेक्स्ट है एनालिटिकल ऑपरेशंस। एनालिटिकल ऑपरेशंस में है हम कौन कौन से ऑपरेशन एनालिसिस के थ्रू करते हैं। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इन्वॉल्व समराइजिंग द हिस्टोरिकल डेटा टू अंडरस्टैंड पास्ट ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड इवेंट्स, प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में यही होता है कि जो भी हमारा हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको समझने के लिए हम उसके लिए क्या है, एक डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं जो बताता है कि पास्ट में किस तरीके से रहा है, प्रेजेंट में किस तरीके से रहा और फ्यूचर में किस तरीके से वो हो सकता है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। It focuses on identifying the root causes of past events or outcomes by analyzing historical data, helping organization understand why certain events occur. डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में यही होता है कि वो पीछे की चीजों को एनालाइज करके ये बताता है कि क्या क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से प्रीवियस इवेंट्स हैपन हुए हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन उस चीज से क्या सीख सके। नेक्स्ट है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स यूजेस स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, बिहेवियर और आउटकम्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशन टू एंटिसिपेट एंड प्लान फॉर फ्यूचर इवेंट्स। प्रिडिक्टिव में क्या होता है, जो भी हिस्टोरिकल डेटा होता है उसमें हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या फिर स्टेटिस्टिकल एल्गोरिदम और आजकल एआई आ गया, तो उन सब एल्गोरिदम को हम लगा के हम ये पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में ट्रेंड क्या होने वाला और उस ट्रेंड के हिसाब से कंपनीज अपने क्या प्लान्स को, फ्यूचर इवेंट्स को एंटिसिपेट कर सकती हैं। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव एनालिटिक्स। It recommends action or decision based on predictive models and optimizing algorithms, helping organization make informed decision to achieve desired outcomes. तो इसमें ये होता है कि एक्शन को रिकमेंड किया जाता है डिसीजन बेस्ड ऑन प्रिडिक्टिव मॉडल्स।
कुछ ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में कि उन्हें क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट है ईडीए। ईडीए है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स। It involves visualizing and exploring data to uncover patterns, relationships, and outliers, guiding further analysis and hypothesis generation. ईडीए में क्या हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं और अनकवर करते हैं पैटर्न्स, कौन कौन से पैटर्न्स इस डेटा से हमें मिल सकते हैं, रिलेशनशिप कौन कौन किन दो के बीच में है, आउटलायर्स कौन है, जिससे कि हमें फर्दर एनालिसिस और हाइपोथेसिस जनरेशन में क्या है आसानी होती है। Next है hypothesis testing. Hypothesis testing evaluate the significance of relationship or differences in data samples, helping validate assumption and make data-driven decision. Hypothesis में क्या होता है कि हम क्या है evaluate करते हैं significance of relationship या differences, कि हम कुछ चीज को मान के क्या है आगे बढ़ते हैं और फिर लास्ट में देखते हैं कि वो hypothesis हमारा सही हो रहा है या नहीं, यानी वो अकॉर्डिंग टू डेटा वो हमें सेम रिजल्ट दे रहा है या फिर क्या है हमारा जो रिजल्ट है वो डिफर कर रहा है। नेक्स्ट है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस measures the strength and direction of relationships between variables in data, helping identify dependencies and associations. इसमें क्या होता है कि ये मेजर करता है स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन डेटा, कि दो जो हमारे पास वेरिएबल है उनका रिलेशनशिप क्या है, उनके बीच में स्ट्रेंथ क्या है, उनके बीच में डायरेक्शन क्या है, इन सब चीजों को ये क्या है आइडेंटिफाई करता है और ये हमें डिपेंडेंसी पता करने में हेल्प करता है कि दो चीजें हैं जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, जिससे कि हम क्या है उन चीजों को समझ सके, उनकी डिपेंडेंसी और एसोसिएशन को अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन डेटा, इनेबलिंग प्रेडिक्शन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर आउटकम्स। तो इसमें रिलेशनशिप बताया जाता है डिपेंडेंट में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ डेटा में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो ये हेल्प करता है प्रेडिक्शन में और एस्टिमेशन में फ्यूचर आउटकम्स में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स कैटेगराइज डेटा इनटू प्रीडिफाइंड क्लासेस और कैटेगरीज बेस्ड ऑन फीचर और एट्रीब्यूट्स, इनेबलिंग टास्क सच एज स्पैम डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन और सेंटिमेंट एनालिसिस। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या है दो चीजों को क्लासिफाई कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, क्लासेस या कैटेगरीज में हम क्या है बांट देते हैं। तो इसका मेनली जो यूज होता है वो होता है फ्रॉड डिटेक्शन में, सेंटिमेंट एनालिसिस में और स्पैम डिटेक्शन में। नेक्स्ट है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर और सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनेबलिंग सच टास्क एज कस्टमर सेगमेंटेशन और मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो क्लासिफिकेशन में हमने ग्रुप किया था, कैटेगरी में हमने उसे बांटा था, लेकिन क्लस्टरिंग में क्या होता है कि हम क्या है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले चीजों को क्या हम एक जगह रखते हैं और डिफरेंट वाले को अलग जगह रख देते हैं अलग अलग पॉइंट्स में। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मार्केट बास्केट एनालिसिस में क्लस्टरिंग हेल्प करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने मोबाइल खरीदा तो उसमें से कितने आदमी ने क्या है कवर भी खरीदा, अगर 50 खरीद रहे हैं तो इससे क्या कंपनी को एक एनालिसिस मिलती है कि ज्यादातर लोग खरीदते हैं, तो जिससे क्या है कस्टमर को प्रोडक्ट सजेस्ट करने में उन्हें आसानी हो जाती है। नेक्स्ट इज एग्रीगेशन ऑपरेशंस। तो एग्रीगेशन ऑपरेशंस में वो ऑपरेशंस होते हैं जिनसे हम क्या है डेटा को एग्रीगेट करते हैं, उनसे एग्रीगेट करके उनसे इंसाइट लेने की कोशिश करते हैं एग्रीगेशन के बाद। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है समराइजेशन का। तो इसमें क्या होता है ये समराइज करता है डेटा को बाय कैलकुलेटिंग स्टैटिस्टिक्स सच एज सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और वेरिएंस फॉर ग्रुप्स ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स। तो इसमें क्या है हम काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम का यूज करके क्या है उससे हम समरी निकालते हैं उन डेटा का, समराइजेशन हो गया। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑपरेशन। ग्रुप डेटा रिकॉर्ड बेस्ड ऑन वन और मोर एट्रीब्यूट्स और क्राइटेरिया, इनेबलिंग एग्रीगेशन एनालिसिस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रेनुअलिटी। तो डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रेनुअलिटी पर, डिफरेंट लेवल ऑफ डेटा आइटम पर क्या है ये ग्रुपिंग होती है। इसमें क्या है जो भी क्राइटेरिया एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया पे हम ग्रुपिंग करते हैं, जिससे क्या एनालिसिस में आसानी होती है। रोल ऑफ ऑपरेशन एग्रीगेट डेटा फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ ग्रेनुअलिटी टू हायर लेवल सच एज एग्रीगेटिंग डेली सेल्स डेटा इनटू मंथली और अर्ली टोटल्स। तो रोल अप में क्या होता है नीचे से लोअर लेवल ऑफ ग्रेनुअलिटी से हायर लेवल की तरफ हम जाते हैं, जैसे एग्रीगेट करेंगे हम डेली सेल्स डेटा को मंथली और अर्ली टोटल्स में, कि हमें पता चले कि ठीक है डेली हम 100 कमा रहे हैं तो मंथली हमारा 300 हो जाएगा, अर्ली कितना है 3000 हो रहा है, इसे रोल अप कहते हैं।
नेक्स्ट है ड्रिल डाउन ऑपरेशन डिसएग्रीगेट डेटा फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ ग्रेनुलरिटी टू लोअर लेवल्स प्रोवाइडिंग डिटेल इनसाइट्स एनालिसिस। तो ड्रिल डाउन में क्या होता है, ये अपोजिट होता है रोल अप का। ड्रिल डाउन में क्या होता है, हायर टू लोअर हम जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक साल में लॉस हुआ फॉर एग्जांपल 3650 का, इससे ये हमें पता चल सकता है कि डेली हमारा लॉस जो हो रहा है वो 10 रुपए का हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या है डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है पाइवट। पाइवट ऑपरेशन ऑर्गेनाइज एंड ट्रांसफॉर्म डेटा रोज rows to columns or vice versa, enabling cross tabulation and comparison of data across different dimensions। तो पाइवट ऑपरेशन क्या है, रीऑर्गेनाइज करता है और ट्रांसफॉर्म करता है डेटा फ्रॉम रोज टू कॉलम। तो ये रो का डेटा को कॉलम में डाल देता है या कॉलम का डेटा को रो में डालता है। इससे क्या क्रॉस टेबुलेशन होता है और फिर क्या हमें कंपैरिजन करने में आसानी होता है डिफरेंट डायमेंशन में। यानी हम रो के डेटा को कॉलम के साथ कंपेयर कर सकते हैं और कॉलम के डेटा को रो के साथ इजिली हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल्टरिंग। Filtering operations select and execute data record based on specific criteria or condition, enabling focused analysis and exploration of relevant data subsets। तो फिल्टरिंग ऑपरेशंस क्या है, सेलेक्ट करता है या एक्सक्लूड करता है डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो क्या हम फिल्टरिंग में बेस्ड ऑन कंडीशन क्या हम चीजों को फिल्टर कर सकते हैं और क्या है उससे हम डेटा सबसेट निकाल सकते हैं। सैम्पलिंग ऑपरेशन सेलेक्ट सबसेट ऑफ डेटा रिकॉर्ड फ्रॉम लार्जर डेटा सेट, इनेबलिंग एनालिसिस एंड मॉडलिंग ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स व्हाइल रिड्यूसिंग कंप्यूटेशनल ओवरहेड। सैम्पलिंग में क्या है, हम लार्ज डेटा सेट पर हम एनालिसिस ना करके हम क्या उसका एक सबसेट लेते हैं और उस पर क्या हम एनालिसिस करते हैं, जिससे क्या है कंप्यूटेशनल ओवरहेड क्या है कम हो जाता है। नेक्स्ट है विंडोइंग। विंडोइंग ऑपरेशन डिफाइन फिक्स्ड और स्लाइडिंग विंडोज ऑफ डेटा फॉर एनालिसिस, enabling calculation and aggregation over a specific time period और data partition। तो विंडो ऑपरेशन डिफाइन फिक्स्ड और स्लाइडिंग विंडोज। तो विंडो ऑपरेशंस में हम विंडोइंग में क्या करते हैं, हम पूरे पर एनालिटिक्स ना लगा के हम क्या है स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर या डेटा पार्टीशन पर ही हम एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है रीसैम्पलिंग। रीसैम्पलिंग ऑपरेशंस changes the frequency or granularity of time series data, enabling aggregation or disaggregation to align with reporting और एनालिसिस रिक्वायरमेंट्स। तो रीसैम्पलिंग में ये होता है कि हम उसका फ्रीक्वेंसी या ग्रेनुअलिटी को चेंज कर देते हैं टाइम सीरीज डेटा को, इनेबलिंग एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन टू अलाइन विथ रिपोर्टिंग और एनालिसिस रिक्वायरमेंट्स। तो इससे क्या हम जैसा हमारे एनालिसिस का रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके से हम रीसैम्पलिंग कर लेते हैं उसका। नॉर्मलाइजेशन ऑपरेशन स्केल डेटा टू कॉमन रेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरिंग कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट डेटा सेट्स। तो हम नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं, स्केल करते हैं डेटा को कॉमन रेंज या डिस्ट्रीब्यूशन में, जो इंश्योर करता है कंपेरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट डेटा सेट और एट्रीब्यूट्स में। ये काम करता है नॉर्मलाइजेशन हमारा। रीसैम्पलिंग में जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एक हम किसी एक कंपनी का जो डेटा है वो सिर्फ डील करता है बाइक्स में, यानी बाइक रेंट पर देता है। अब उसे कार को भी रेंट करना है, तो वो क्या डेटा को जो है उसके बाद डेटा कार बाइक वाला उसको रीसैंपल करके कार वाले में करेगा कि बाइक में अगर ऑन एन एवरेज कितने का सेल आता है, 100 का आता है, तो कार में कितने का, कार में फॉर एग्जांपल 300 या 250 का आएगा, तो उस हिसाब से रीसैंपलिंग करेगा डेटा और अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या है बजट और अर्निंग प्रॉफिट ये सब चीजें क्या कैलकुलेट कर सकता है रीसैम्पलिंग में। तो ये सब चीजें क्या एग्रीगेशन ऑपरेशंस में आती है। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑपरेशंस। हाई लेवल ऑपरेशंस में आता है हमारा डेटा इंजेक्शन, किस तरीके से डेटा इंजेस्ट होता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा को हम इनरिच किस तरीके से करते हैं, क्लीनिंग और रिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करते हैं एनालिसिस मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा डेटा एनालिसिस, हम किस तरीके से डेटा को एनालाइज करते हैं और उससे हम क्या समरी एक्सप्लोर उसे किस तरीके से करते हैं, पैटर्न और ट्रेंड्स किस तरीके से फायदा हम खोजते हैं। नेक्स्ट है मॉडलिंग। Modeling involves building statistical or machine learning models to predict future outcomes, identify patterns और optimize process based on historical data। तो modeling में क्या होता है, हम बिल्ड करते हैं स्टेटिस्टिकल और मशीन लर्निंग मॉडल्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, कि हम फ्यूचर आउटकम किस तरीके से निकाल सके वो हम कर पाते हैं किसके थ्रू, ये हम मॉडलिंग में हम कर पाते हैं स्टेटिस्टिकल और मशीन लर्निंग मॉडल्स बना के। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में है कि हमारा जो भी परफॉर्मेंस आ रहा है उसे हम एसेस करते हैं और फिर क्या है हम चेक करते हैं एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी हमारा क्या चल रहा है, प्रिसीजन क्या चल रहा है, रिकॉल क्या चल रहा है या F1 स्कोर क्या चल रहा है, इवेल्युएट करके हम आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग एनालिटिकल मॉडल और सॉल्यूशन इनटू ऑपरेशनल सिस्टम और एप्लीकेशन फॉर रियल टाइम डिसीजन मेकिंग और ऑटोमेशन। अब डिप्लॉयमेंट में क्या, जो हमने मॉडल बनाया, जो हमने पाइपलाइंस वगैरह बनाई, जो हमने इनसाइट्स निकाली, उससे क्या डिप्लॉय करने का टाइम आ गया। उस मॉडल को हम डिप्लॉय करेंगे, ऑपरेशंस में उसे लाएंगे, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग या ऑटोमेशन में हम इसे लगा देंगे। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। Monitoring involves tracking and measuring the performance and effectiveness of deployed models or solution over time, ensuring they continue to deliver the value and meet business objectives. मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमने चीजें लगाई हैं, जो भी हमने डिप्लॉय किया है, उसमें हम चेक करते हैं वो क्या है, मीट कर रहा है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या नहीं, और नहीं कर रहा तो उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, जिससे क्या है वो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है फीडबैक लूप। फीडबैक लूप कैप्चर्स यूजर फीडबैक, डेटा अपडेट्स और चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू iteratively improve models and solutions over time. फीडबैक लूप में क्या, हम लूप में फीडबैक लेते रहते हैं, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है आइटरेटिवली यानी लूप में घूमते रहता है, और मॉडल को हम ओवर टाइम क्या है हम इंप्रूव करते जाते हैं। हमने फीडबैक लिया, नया क्या है उसमें चेंजेस किए, फीडबैक लिया, नया चेंजेस किया, और ये चीजें क्या है चलती रहती है। नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स फाइन ट्यूनिंग मॉडल्स, एल्गोरिदम और प्रोसेसेस टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बेस्ड ऑन फीडबैक एंड इनसाइट्स। तो ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं मॉडल को, एल्गोरिदम को, प्रोसेस को, जिससे क्या उनका परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस क्या बढ़ जाए, जो भी फीडबैक और इनसाइट्स आ रहा है। गवर्नेंस में वही हम डेटा जो है उसमें किस तरीके से पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स और कंट्रोल्स हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, उसके एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, उसको हम देखते हैं कि वो कंप्लाई कर रहा है या नहीं, इंटीग्रेटेबल है या नहीं, या अकाउंटेबल है या नहीं, इन सब चीजों को हम देखते हैं। अब लास्ट टॉपिक है टूल्स एंड सिस्टम ऑफ बिग डेटा वर्कफ्लो मैनेजमेंट। उनमें हम क्या क्या टूल्स यूज करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला टूल्स जो हम यूज करते हैं अपाचे एयरफ्लो है। ये क्या है, ओपन सोर्स है। अपाचे एयरफ्लो जो है हमारा वो क्या ओपन सोर्स वर्कफ्लो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो इनेबल करता है यूजर्स टू प्रोग्रामेटिकली ऑथर, शेड्यूल एंड मॉनिटर वर्कफ्लोज विद सपोर्ट फॉर टास्क डिपेंडेंसी, पैरेलल एग्जीक्यूशन एंड एक्सटेंसिबिलिटी। तो इसमें क्या है, आप ऑथर कर सकते हैं यानी चीजों को बना सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं वर्कफ्लोज को विद सपोर्ट फॉर टास्क डिपेंडेंसी। इसमें आपको टास्क डिपेंडेंसी मिल जाती है, साथ ही में आपको पैरेलल एग्जीक्यूशन भी मिल जाता है, और एक्सटेंसिबल यानी इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपाचे नाइफा इज ए डेटा वर्कफ्लो मैनेजमेंट। ये क्या है, डेटा वर्कफ्लो मैनेजमेंट है, ओपन सोर्स वर्कफ्लो मैनेजमेंट था, ये डेटा वर्कफ्लो मैनेजमेंट है दैट फैसिलिटेट्स द ऑटोमेशन ऑफ डेटा मूवमेंट। ये क्या ऑटोमेट कर देता है डेटा मूवमेंट को, ट्रांसफॉर्मेशन को, इंजेक्शन को अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो अपाचे नाइफा जो है काम करता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो हमारा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रहेगा उसमें क्या है, ये क्या करता है, ये ऑटोमेट करता है डेटा मूवमेंट को, ट्रांसफॉर्मेशन को, इंजेक्शन को अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में विद विजुअल डिजाइन इंटरफेसेस एंड सपोर्ट फॉर रियल टाइम स्ट्रीमिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। इसमें आपको रियल टाइम स्ट्रीमिंग और बैच प्रोसेसिंग दोनों मिलती है, साथ में आपको विजुअल डिजाइन इंटरफेसेस भी इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है अपाचे उजी। उजी इज अ वर्कफ्लो शेड्यूलर सिस्टम। ये क्या है, वर्कफ्लो शेड्यूलर सिस्टम है फॉर अपाचे हडूप के लिए, जो इनेबल करता है यूजर्स को कि वो डिफाइन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं वर्कफ्लो कंसिस्टिंग ऑफ हडूप जॉब्स, पिग स्क्रिप्ट्स, हाइव क्वेरीज एंड मैप रिड्यूस टास्क। तो इसमें क्या है, हडूप जॉब्स होते हैं, पिग स्क्रिप्ट्स होते हैं, हाइव क्वेरीज होते हैं, मैप रिड्यूस टास्क होते हैं, इन सब चीजों को ये कर सकते हैं। लुइगी क्या है, एक पाइथन बेस्ड वर्कफ्लो मैनेजमेंट है, फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय स्पॉटिफाई। इसको स्पॉटिफाई ने क्या है डेवलप किया, इनेबलिंग यूजर्स टू डिफाइन कॉम्प्लेक्स डेटा पाइपलाइंस एज पाइथन कोड। और इसमें जो डेटा पाइपलाइन को हम डिफाइन करते हैं वो पाइथन कोड के थ्रू करते हैं विद सपोर्ट फॉर डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन। इसमें क्या हम डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन का सपोर्ट होता है, टास्क शेड्यूलिंग का होता है, और वर्कफ्लो विजुअलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है लूगी में। Next है Perfect. Perfect is a modern workflow orchestration platform for Python that simplifies the development, deployment, and monitoring of data pipeline with features such as automatic retries, error handling और वर्जनिंग। ये भी Python पे बेस्ड है, जो सिंप्लीफाई करता है डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डेटा पाइपलाइंस। ये ऑटोमेटिक रिट्राइज करता है, एरर हैंडलिंग करता है और वर्जनिंग करता है। नेक्स्ट है टेंसरफ्लो एक्सटेंडेड। टेंसरफ्लो एक्सटेंडेड इज एन एंड टू एंड प्लेटफॉर्म फॉर डिप्लॉइंग प्रोडक्शन मशीन लर्निंग पाइपलाइंस with components for data validation, pre-processing, training, evaluation and serving.
तो ये क्या एंड टू एंड प्लेटफॉर्म है जो डिप्लॉय करता है प्रोडक्शन मशीन लर्निंग पाइपलाइंस। ये क्या है, मशीन लर्निंग जो पाइपलाइंस होता है इसको एंड टू एंड क्या है डिप्लॉय करने का काम करता है, जिसमें डेटा वैलिडेशन, प्री प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन और सर्विंग के फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट है क्यूबरफ्लो। क्यूबफ्लो क्या ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है फॉर डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग स्केलिंग मशीन लर्निंग वर्कफ्लोज ऑन क्यूबरनेट्स। जब हम क्यूबरनेट्स पर वर्कफ्लो को डिप्लॉय करते हैं तब क्या हम इसका यूज करते हैं कंपोनेंट्स और मॉडल ट्रेनिंग, और हम मॉडल ट्रेनिंग में इन कंपोनेंट्स को यूज करते हैं सर्विंग एंड मॉनिटरिंग इन कंटेनराइज्ड इन्वायरमेंट्स। जब भी हमारा कंटेनराइज्ड इन्वायरमेंट्स में काम होता है तब हम क्यूब फ्लो को यूज करते हैं। ये क्या है, ये क्यूबरनेट्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट है AWS स्टेप फंक्शन। AWS स्टेप फंक्शन क्या है, एक सर्वरलेस वर्कफ्लो है ऑर्केस्ट्रेशन डिवाइस ऑन Amazon वेब सर्विस। AWS स्टेप फंक्शन जो है वो AWS पर बेस्ड है, जो इनेबल करता है यूजर्स को कोऑर्डिनेट करने में AWS सर्विसेज को, और बिल्ड कर सकते हैं इसके थ्रू हम स्केलेबल फॉल्ट टॉलरेंट वर्कफ्लोज विथ विजुअल वर्कफ्लो। तो इसमें क्या है, हमें विजुअल इंटरफेस इसमें भी AWS स्टेप फंक्शन में भी मिल जाता है। तो इसको हम यूज करते हैं मैनेजमेंट के लिए मोस्टली, ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस के लिए हम इसको मोस्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट है गूगल क्लाउड कंपोजर। ये क्या मैनेज वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस है, ये भी मैनेजमेंट ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस है GCP का, जो इनेबल करता है ऑथर आप इसमें कर सकते हैं, शेड्यूल मॉनिटर वर्कफ्लो कर सकते हैं यूजिंग अपाचे एयरफ्लो का यूज करके, और इंटीग्रेशन विद GCP सर्विसेज का भी यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेटा फैक्ट्री। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेटा फैक्ट्री इज ए क्लाउड बेस्ड डेटा इंटीग्रेशन सर्विस जो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आता है, जो इनेबल करता है क्रिएटिंग, शेड्यूलिंग एंड ऑर्केस्ट्रेटिंग डेटा पाइपलाइन फॉर डेटा मूवमेंट, जिससे आप डेटा मूवमेंट में ले सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अक्रॉस ऑन प्रीमिसेस एंड क्लाउड एनवायरनमेंट। आपके पास डेटा आपके सिस्टम में तब भी आप उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वेरियस ऑपरेशन आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, और क्लाउड एनवायरनमेंट पे है तब भी आप कर सकते हैं। अगर हम इन सब एनालिटिकल ऑपरेशन, एग्रीगेशन ऑपरेशन, हाई लेवल ऑपरेशन का यूज करेंगे तो क्या हम बिग डेटा वर्कफ्लो मैनेजमेंट को इजीली तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। इससे इफिशिएंटली, इफेक्टिवली क्या डिसीजन मेकिंग हो सकेगी और वैल्यू क्रिएशन हो पाएगा डेटा एसेट्स के थ्रू।